किया। उनके पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ साहब को आज फांसी की सजा हो गई। विषय क्या था कि नहीं, उन्होंने बगावत किया, राष्ट्रद्रोह किया, और उस राष्ट्रद्रोह की परिणति आज उनके फांसी तक पहुंच गई। भारत को भी ऐसा एक सख्त मैसेज देना होगा कि हमारे भौगोलिक सीमा के अंदर रहते हुए आप राष्ट्रद्रोह का जुर्म करिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मैं भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, आप भी हिंदू के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। सबके धर्म का सर्वधर्म समभाव की भावना से संविधान प्रेरित है। अब है क्या कि नहीं, मुशर्रफ साहब जो इस्लामिक स्टेट है वहां पर जो उनको फांसी की सजा हुई, उस तरह का जो मैसेज उन्होंने दिया कि आप राष्ट्रद्रोह करिएगा तो आप सेनाध्यक्ष रहिए, आप राष्ट्रपति रहिए, आपकी परिणति होगी, आप टांग दिए जाओगे और चौराहे पर 6 घंटा टंगा रहेगा आपका। सिर्फ मारना नहीं, हम लोग का तो इंडियन माइथोलॉजी ऐसा है कि नहीं, हम लोग मरने के बाद शत्रु के शव का भी संस्कार और सम्मान करते हैं, लेकिन उनके यहाँ मारने के बाद भी 6 घंटा चौराहे पर टांगेंगे। दे सिंपली वांट टू गिव अ मैसेज टू सोसाइटी कि नहीं देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रद्रोही को क्या होता है। तो ऐसा एक सख्त मैसेज हमारे यहाँ भी देने की आवश्यकता है। राष्ट्रद्रोह वो हिंदू करे, वो मुसलमान करे, वो भाजपा का विधायक करे, वो कांग्रेस का नेता करे, वो AIMIM का करे, कोई भी करे, राष्ट्रद्रोह जो है उसको समान परिधि में, समान परिपाटी में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रद्रोह की सजा जो है वो दी जानी चाहिए ताकि एक मैसेज समाज में सख्त मैसेज जाए। चीजें आई सुनने में मिला स्टेटमेंट में और बाइट्स में, जो लोग विरोध कर रहे थे उनका यहाँ पे साफ कहना है कि अमित शाह ने मतलब भारत के जो 2 सदनों ने जिस अधिनियम को पारित किया, अध्यादेश को पारित करके उसको कानून बनाया राष्ट्रपति का मोहर लगने के उपरांत, हम उसको नहीं मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। जबकि उसी संविधान के हमने आपसे कहा कि भाग 20 कि अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि किसी भी अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो ये लोग कहाँ तक सही बोलते हैं आखिर? क्या इन पे देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है? हम बता रहे हैं, देखिए भारतीय दंड विधान की धारा 121 से लेकर 125 तक देशद्रोह परिभाषित है, उसका अनुपातिक दंड भी परिभाषित। जी। अच्छा, अब संविधान का 368 अनुच्छेद उनको अधिकार देता है कि आप किसी भी चीज का अधिनियम करिए, संशोधन करिए, अनुच्छेद को ये करिए। नागरिकता को लेकर के आइए तो विशेष रूप से अनुच्छेद 11 पढ़िए, वो संसद को यह अधिकार देता है कि वो अधिनियमन करें। ठीक है, नागरिकता को लेकर के यदि समय के परिवर्तन के साथ यदि ये आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं नागरिकता दिए जाने और छीने जाने की परिभाषा बदली जानी चाहिए, तो वो उनको अधिकार देता है। अब हमारा जो है देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा, राज्यसभा सबसे ऊपर का हाउस है, वो वहाँ जो लोग हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं जिनको जनमत ने, लोक ने निर्वाचन के माध्यम से उनको भेजा है। अब वो वहाँ बैठ करके सदन में कानून लाए, कानून बना, राष्ट्रपति का मुहर लग गया। आप कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो ये तो बाबा साहब का संविधान है ना, बाबा साहब के संविधान के तहत ही सब हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप सड़क पे उतर करके सरकारी संपत्ति जलाइएगा, इससे इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसके परिवर्तन का 2 ही पद्धति है। यदि ये अधिनियमन हो गया तो इसको आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देना है, आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं यही कहीं लोकमत या जनमत के विरुद्ध है या फिर कोई ऐसा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, पहली बात। और अदरवाइज आप कोई नया अध्यादेश लेकर आइए इसमें संशोधन का, और लोकसभा राज्यसभा में पारित करा के राष्ट्रपति का मोहर लगा के भारत के गजट में प्रकाशित करवा लीजिए इसके विरुद्ध में जहां जहां आपको संशोधन करनी है। इसके अलावा कोई तीसरा प्रक्रिया नहीं है कि जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में उसमें संशोधन किया जा सके। तो ये तो मतलब निर्विरोध है। इसमें तो जो भी लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, विषय बना रहे हैं, वो खुद ही मुद्दा विहीन और लक्ष्य विहीन है। ठीक है, 80%, 90% लोगों को मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको पता नहीं होगा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है और बिल क्या है। ठीक है, आज भी CAB का लोग विरोध कर रहे हैं। बिल हैज ऑलरेडी बीन इनैक्टेड, कानून बन गया, तब तो बिल की बात, अध्यादेश की तो बात है नहीं। बिल्कुल ठीक है, विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई विरोध? आपने विरोध क्यों कर रखा है? तो लालू जी को जेल से छुड़ाना है। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो अभी बच्चों का हजूम लेकर के, बाल मजदूर लोग को लेकर के प्रोसेसन किए हुए थे पटना में। आप क्यों कर रहे हैं? तो बुलाए हमको, बोले कि नहीं अभी शाम में खाना मिलेगा। तो मुद्दा विहीन, लक्ष्य विहीन भीड़ है। उस भीड़ को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये जो मामला है हम देख रहे हैं, विरोधियों ने इसके खिलाफ जो याचिका दायर की माननीय उच्चतम न्यायालय में, है ना, क्या कुछ हुआ वहाँ पे कार्रवाई हुई? नहीं, देखिए होता क्या है कि जो भी चीज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है उस पे हम लोग पैरेलल ट्रायल या इस पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। लेकिन जो तथ्य है, तथ्य बता दें आपको, मेरी जानकारी में तकरीबन 59 याचिकाएं दायर की गई जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देता था, भारतीय अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के। तो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया यदि ये लगता कि नहीं ये संशोधन जो है वो योग्य नहीं है, इसमें इंटरफेयर किया जाना चाहिए, तो तत्काल प्रभाव से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो पीठ था वो उस पर रोक लगाता।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है उस पर। हाँ। केंद्र सरकार को नोटिस किया कि हाँ भाई जवाब दीजिए, ये फौरी कार्रवाई होती है, ऑफिशियल प्रोसेस है, आप जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद जनवरी 2020 में कोई तारीख लगी, उस पर सुनवाई करेंगे। बिल्कुल यही है। यहाँ पे एक चीज जो देखा जा रहा है, खासकर बंगाल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से रेलवे पटरियों को उजाड़ दिया, ठीक है, आगजनी की घटनाएं की, और अभी सुबह में जो रिपोर्ट आया पूरे भारतवर्ष में करीब 20 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है ना। और इसके अलावा जो एक फुटेज वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने शहीद स्मारक को भी पांव से तोड़ा है। तो क्या कुछ एक्शन उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए था उस जगह पे राज्य प्रशासन के द्वारा? हम बता रहे हैं, देखिए जो विरोधी लोग जो कह रहे हैं कि नहीं जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता है। तो हमारा संविधान जो है हमारे भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंदर लागू होता है। हमारे अंदर जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उन सभी कानून के समक्ष समान है, ये अनुच्छेद 14 अधिकार प्रदत्त करता है। ये अधिकार जो है ना गलत तरीके से हमारे भौगोलिक सीमा में घुसे हुए लोगों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है क्या कि जो इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और हिंसा के माध्यम से जो चाहते हैं कि दबाव करके संशोधन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कानून बन गया इसमें रिवीजन और इसके संशोधन की दो ही व्यवस्था जो मैंने अभी आपको वर्णन किया। अब क्या है कि सरकारी संपत्ति तोड़ के आग लगा के लोगों की हत्या करके यदि हम सोचेंगे कि इसमें ये हो जाएगा तो ये उचित नहीं है। रही बात अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की, तो यहाँ पर मेरा विरोध है कि अनुच्छेद 14 का जो है यहाँ उल्लंघन हो रहा है। हम यदि बगैर कोई मुकम्मल कारण के ट्रेन का चेन पुल करते हैं तो हम 6 महीने जेल जाते हैं, और जो ट्रेन में आग लगा रहा है उसको हम बगैर किसी कारण के, कारण या अकारण भी ऐसे भी, यदि नो पार्किंग मेरी गाड़ी खड़ी होती है तो नगर निगम वाले आते हैं 1000 रुपए का टोकन काट देंगे कि आपकी नो पार्किंग गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाले आके, ठीक है, आप बीच रोड पे गाड़ियां लगा करके पूरा का पूरा ट्रैफिक ब्लॉक किए जा रहे हैं। यहाँ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके संबंधित भारतीय दंड विधान की धारा और जो धाराएं लगती हैं लगा करके इन सबको अभियोजित करें, ताकि समाज में एक सख्त मैसेज जाए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत चीजें हैं और इनको प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। इसमें अब हमारा ये जो है एक अंतिम सवाल है, जैसे कि अभी बात हो रही थी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, कुलपति हैं, उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बिना परमिशन के उस कैंपस में घुसी है ना, और प्रदर्शनकारी थे या विद्यार्थी थे उन पर अत्याचार किया गया। कहाँ तक सही लगता है, और क्या कोई ऐसा मैनुअल है कि प्रदर्शनकारियों पे जो है पुलिस प्रशासन सख्ती नहीं बरते कैंपस के अंदर? देखिए बता रहे हैं, परिसर के अंदर की बात है जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी होगा कि वो जो उपद्रवकारियों की भीड़ जो थी, उपद्रवियों की भीड़ थी, उसी परिसर से बाहर निकली थी। भारत दंड प्रक्रिया संहिता में स्पेशल पावर है पुलिस अधिकारियों को, विशेष शक्ति उनको प्रदत्त की गई है जी, ठीक है। अब उसमें है क्या कि विद्यार्थी थे नहीं थे ये सब विचारण का विषय है जी। पकड़े जाएंगे संदिग्ध लोग, उनके विरुद्ध साक्ष्य आएगा, पुलिस जांच करेगी, रिपोर्ट 173 सीआरपीसी में जमा करेगी, उनके विरुद्ध जो साक्ष्य आएंगे उसके विरुद्ध जो विद्वान न्यायालय होगा वो विचारण करेगा। विचारण के पश्चात दोषी नहीं दोषी होना वो बाद की बात है। लेकिन पुलिस का जो परिसर में प्रवेश की बात है, तो परिसर में प्रवेश कोई विद्यार्थी को घुस के मारने के लिए उन लोगों ने नहीं किया। उपद्रवियों की भीड़ थी, उपद्रव कर रहे थे, संपत्ति तोड़ रहे थे, क्या कहते हैं, प्राणघातक हमला कर रहे थे पुलिस पर, पथराव भी हो रहा था, हर तरह की चीजें थी। तो उसमें हुआ क्या कि नहीं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए और जो उसमें मेन मिसक्रिएंट्स थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने चेज किया। अब चेज करने के बाद आप देखिए, प्रैक्टिकली सोच करके देखिए कि यदि पुलिस बल चेज कर रहा है तो चेज कर रहा है तो उस बीच में कि हम बोर्ड पढ़ेंगे कि हाँ ये जामिया विश्वविद्यालय का एक परिसर, अब यहाँ से नहीं जाना है, रुक जाएंगे, ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। तो ठीक है, चेज करने में उपद्रवकारी भाग रहे थे, ये दौड़े, ये चले गए, कुछ पकड़ में आए, कुछ नहीं पकड़ में आए, वो बाद की बात है। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि पुलिस का विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाना, ठीक है। अब वो वैधानिक तरीके से कुलपति या हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट की अनुमति लेने जाते, तो इस बीच में तो उपद्रवी भाग जाते हैं ना। छात्र जो है वो अपना परिचय पत्र दें कि हम भाई जामिया के छात्र, मैं उपद्रव में शामिल नहीं था, सबका तो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, मैं उपद्रव में शामिल नहीं था, वो एविडेंस दें अपने डिफेंस में, वो ग्राह्य होगा, पुलिस उनको छोड़ेगी। अदरवाइज आपके खिलाफ यदि एविडेंस होगा तो आप जामिया के छात्र रहिए चाहे जेएनयू के छात्र रहिए, आप प्रोसिक्यूट होंगे, आप जेल जाएंगे, आपको स्थापित प्रावधान के तहत दंड मिलेगा। वर्तमान में अभी आपको तमाम भारतवासी लाइव देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, और यहाँ पे CAA जो लागू किया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम भारतवासियों को अपनी ओर से? आप देखिए, सबसे पहले जो है ये समझने की जरूरत है, न पैनिक होइए न पैनिक कीजिए।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिस पे 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने दस्तखत किया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत में जी, उसका हिंदी इंग्लिश वर्जन गूगल पे PDF पे हर जगह उपलब्ध है। आप खोलिए, आप उसको पढ़िए और बेवजह अकारण न दुष्प्रचार में आइए, न दुष्प्रचार कीजिए। गलत तरीके के मैसेज को ना आप लीजिए, ना आप उसको फॉरवर्ड करिए। आप आराम से पढ़िए। भारत में जो भी नागरिक आज की तारीख में है, उनसे न उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, न उनको बाहर निकाला जा रहा है। कहीं कोई विवाद में और विषय में आने की जरूरत नहीं। जो स्पष्ट है वो ये है कि भारत से बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 मुल्कों से 31 दिसंबर 2014 तक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ये जो लोग आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, हम उनको नागरिकता देंगे। चूंकि ये उन राष्ट्रों में अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यक होने की वजह से प्रताड़ित होकर के हमारे यहाँ आए हैं, और इनकी भी कुल संख्या जो है अनधिकृत तौर पर 27-28 हजार है। तो इससे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए, तथ्य को जानिए, उसका विश्लेषण करिए, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करिए, और तोड़ फोड़ करने वाले ऐसे उपद्रवी नकारात्मक तत्वों को या तो आप मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करिए और अन्यथा इनका बहिष्कार करिए। यही जी। अच्छा, यहाँ पे तो बात हो रही थी कि हमारे भारत से जिन लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं है, उन 3 देशों के अगर मुस्लिम हैं तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नागरिकता देने की बात है। हाँ। लेकिन क्या NRC अगर लागू होता है तो क्या वहाँ से भी जो हमारे यहाँ हाँ। जो समुदाय अल्पसंख्यक कहलाते हैं, मुस्लिम को छोड़कर, क्या वहाँ से यहाँ पे उनका पलायन होगा? ऐसा अध्यादेश में जो उसका कंटेंशंस होगा वो देखना होगा। इनेक्टमेंट होने के बाद क्या अधिनियम वास्तव में आता है वो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, यदि 3 मुल्कों की बात की जाए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो ये अखंड आर्यावर्त से विघटित होकर अलग अलग मुल्क बने और इन्होंने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। अब यह है कि हमारा जो है इन तीनों मुल्कों के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि जैसी कोई बात है नहीं। हम लोग नागरिक लेन देन करने का और नागरिक एक्सचेंज करने का हम लोग के बीच में ऐसा कोई समझौता सुलह नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है या कैसी चीजें होती हैं, वो तो भविष्य के गर्भ में है। देखिए क्या होता है। या फिर लोगों के बीच जब हम लोग आते हैं, कैसा आपको लगता है, संदेश क्या देंगे आप? देखिए सकारात्मक सोच वाले को प्रति हमारा सलाम है नहीं। आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर के हर उन विवादित विषयों को लेकर के समाज में आते हैं जो विवाद पैदा कर रहा होता है। अभी हमको लगता है कि आधे घंटे के इस विषय को यदि कोई देखें समझें तो बहुत तरह की चीजें दूर होंगी। तो एक जो पारदर्शिता का अभाव होता है, एक कभी कोई विषय आ गया, हम उस विषय में नहीं जान रहे हैं, विरोध करें या समर्थन करें नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे विषयों को लेकर के आप आते हैं, सामाजिक मंच पर उसको फोर्सफुली आप पुटअप करते हैं, लोग देखते हैं, लोग में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो मतलब निसंदेह आप लोगों का, आपकी टीम का ये जो कृत्य है ये मतलब काबिले तारीफ है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिनों दिन आप लोगों का ऐसा ही मतलब सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते रहिए सभी के मध्य, और आप लोगों को जनता का और आपके व्यूअर्स का, दर्शक का जो है वो सपोर्ट समर्थन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे कहना चाहूँगा अनिश रंजन मिश्र जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर किया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कैसे ये लागू है हमारे देश में, इसके तहत क्या क्या कुछ हो रहा है, सारी जानकारियाँ इन्होंने दी। साथ ही IPC के तहत भी बताया कि प्रदर्शनकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, मुद्देबाज की ओर से आप यहाँ पे हमारे साथ पधारे।